वेलकम टू द थिंकिंग बोर्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आरएएस मेंस एग्जाम में जो इथिक्स का क्वेश्चन आए थे उनके आंसर का कंटेंट क्या होना चाहिए। हमने ये बात इस तरह से की थी कि हम क्वेश्चंस को इस तरह से नहीं देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कम शब्दों में लिखना है, कौन सा ज्यादा। हम कंटेंट वाइज देखेंगे कि उसके अंदर किस किस डायमेंशन के आधार पर उत्तर दिए जा सकते हैं, उनका दार्शनिक आधार क्या होता है, सामाजिक आधार क्या होता है। इस तरह से अगर हम कंटेंट को देखते हैं तो पिछले साल के पेपर को सोल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इथिक्स में, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न पूछे हैं उसका जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो जो कंसेप्ट है उस कंटेंट में वो इंटरलिंक्ड है। आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, जो भी भर्ती एग्जाम्स में आएंगे, उनमें ये जरूर कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल मदद करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं उसके कंटेंट में ही और बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो अगले साल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए हम देखते हैं अब पिछली वीडियो से आगे की बातें। पिछली वीडियो में हमने 10 नंबर के क्वेश्चंस को देखा था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन 50 शब्दों में पूछे गए थे उनके आंसर को किस तरह से हम लिख सकते हैं, कंटेंट क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन आया था, क्या प्रशासकीय वस्तुनिष्ठता अनिवार्यतः प्रशासनिक सत्यनिष्ठता की पूर्व अपेक्षा रखती है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, घुमा फिरा के पूछा है, सिविल सर्विसेज की कोर वैल्यू से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इथिक्स में यही दिक्कत आती है कि हमें पता है कि ये ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी के बारे में पूछ रहा है, पर किस तरह से इसे प्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको समझते हैं हम। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दो मूल शब्दों की बात की गई है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक शब्द है ऑब्जेक्टिविटी और एक शब्द है इंटीग्रिटी। पूछने का सिंपल सी जो भाषा है वो ये है कि क्या इंटीग्रिटी प्रशासनिक पद पे जो अधिकारी बैठा है उसके अंदर पहले से होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी उसके बाद आनी चाहिए। मतलब कोई भी जब निर्णय लेने का जब स्थिति आती है, जब हमें निर्णय लेना होता है किसी भी परिस्थिति में, तो इंटीग्रिटी हमारे अंदर पहले होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी बाद में होनी चाहिए। क्या इस तरह की ये अपेक्षा रखती है? क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा गया है कि क्या बिना इंटीग्रिटी के ऑब्जेक्टिविटी से ही काम चल जाएगा? इसका एक पहलू ये भी हो सकता है। तो और क्या बिना ऑब्जेक्टिविटी के केवल इंटीग्रिटी से काम चल जाएगा? तो ये सारे रिलेशन इस क्वेश्चन में हमें देखने हैं। तो सिविल सर्विसेज की कोर वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले देखिए मूल शब्दों का अर्थ। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिविटी है उसका मतलब होता है कि तथ्य, प्रमाण और नियमों पर आधारित निर्णय। सिंपल हम कहें तो फैक्ट बेस्ड निर्णय, जो वस्तु जैसी है उसको उसी तरह से देखना, उसका जो फैक्ट है उसी को उसी अनुरूप स्वीकार करना। तो वो तो होता है ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी इसका अपोजिट वो क्या होता है कि व्यक्तिगत भावनाएं, पक्षपात आधारित निर्णय। अब जैसे इसको समझिए कि कोई मूवी लगी है थिएटर में, अब आप 2-3 दोस्त मिलने जाते हैं, तो किसी एक दोस्त को वो अच्छी लगती है और किसी एक दोस्त को वो फिल्म अच्छी नहीं लगती। तो ये जो निर्णय लिया गया है ये सब्जेक्टिविटी बेस्ड था। अब अगर आप पूछें कि हाँ ये एक एक्शन फिल्म है और दोनों इस पर एग्री हैं कि ये दोनों एक्शन फिल्म ही देख के आए हैं, तो ये हो गई ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिविटी रियलिटी बेस्ड है, जो चीज जैसे है उसको वैसे लेना। सब्जेक्टिविटी में हम हमारी भावनाएं उससे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है ऑब्जेक्टिविटी की। फिर शब्द आया है यहाँ पे इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ऑनेस्टी से बढ़कर है। इंटीग्रिटी का मतलब है सिंपल सा कि मन वचन कर्म में एक रूपता, कि जिस तरह से आप जो चीजें मन में अपने सोचते हो आप उसको इस तरह बोलते हो और उसी तरह कर्म करते हो। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि अगर आपको पता है कि ट्रैफिक पे किसी भी तरह का लाल सिग्नल तोड़ना मना है, तो आप ये बात जानते हैं, इसे आप बोलते भी है, दूसरों को समझाते भी हैं। और जब आप ऐसी अवस्था में आते हैं कि जब लाल सिग्नल हो रहा है और वहां पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई भी आपको नहीं देख रहा, तब भी वो आप निभाते हैं जो आपने सोचा था। तो ये कहलाती है इंटीग्रिटी। तो तीनों स्तरों पर यहाँ पर एक रूपता रहनी चाहिए। तो इंटीग्रिटी एक बहुत बड़ा शब्द है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासनिक अधिकारी में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है इंटीग्रिटी का। इसके बाद इनके बीच में हम नैतिक संबंध देखें तो ऑब्जेक्टिविटी तकनीक है, जबकि इंटीग्रिटी चरित्र है। मतलब तकनीक ये है कि आप फैक्ट बेस्ड चीजों को समझना जानते हैं कि वो किस संदर्भ में क्या है, और जो सत्यनिष्ठता है वो एक चरित्र है। मतलब उसमें आपको एक्शन मोड, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सब एक जैसा होना चाहिए।
चलिए फिर आगे देखते हैं इस प्रश्न में कि इस विषय की पृष्ठभूमि क्या है, कि ये क्वेश्चन मतलब पूछा ही क्यों गया, ऐसा क्वेश्चन आता ही क्यों, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कि देखिए प्रशासन में अक्सर दबाव होता है, पॉलिटिकल प्रेशर, फेवर, लालच, ये सभी आते हैं। तो इन सभी स्थितियों में काम करने के लिए सिर्फ नियम जानना पर्याप्त नहीं होता। आपके सामने विभिन्न स्थितियां आती हैं, तो विभिन्न स्थितियों में सिर्फ नियम से काम नहीं चलता, क्योंकि नियम जानना तो केवल ऑब्जेक्टिविटी है। और दबाव के समय ईमानदारी ही अधिकारी को वस्तुनिष्ठ रख सकती है। मतलब आप पे प्रेशर है, आप फैक्ट भी जानते हैं किसी चीज के बारे में, पर आप पे प्रेशर है कि आप इस तरह से काम ना करें, तो वहां पे आपको एक इंटीग्रिटी ही बचा सकती है। इसलिए डिबेट ये आती है कि क्या बिना इंटीग्रिटी वाला अधिकारी ऑब्जेक्टिविटी निभा सकता है। मतलब अगर आपके सिर्फ आप फैक्ट बेस्ड निर्णय ले सकते हैं और इंटीग्रिटी ना हो, तो क्या फैक्ट बेस्ड निर्णय हमेशा सही रहेंगे, लिए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। आधुनिक भारत में जो प्रशासन में ट्रस्ट डेफिसिट है, आप देखिए कि एक आम नागरिक के आप विचार पूछेंगे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के बारे में, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, मतलब किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के बारे में, तो आपको उसके स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि उसके अंदर एक पीड़ा है, क्योंकि वहां पर उसे पूर्णतः विश्वास नहीं है कि उसका कार्य हो ही जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ये मेनली इंटीग्रिटी की कमी के कारण होता है। चलिए इस क्वेश्चन का अगला पहलू है कि क्या जो वस्तुनिष्ठता है वो बिना सत्यनिष्ठता के संभव है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके अगली बार पूछ लिया जाए कि क्या वस्तुनिष्ठता बिना सत्यनिष्ठता के संभव है, तो तकनीकी रूप से आप कह सकते हैं कि हाँ। किस तरह से संभव है? कि देखिए वस्तुनिष्ठता कहती है कि जो चीज जिस तरह से है उस तरह से आप निर्णय ले लीजिए, इसमें आपके अंदर का जो मन वचन कर्म है उससे वस्तुनिष्ठता का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं है। आपको जैसी चीजें दिख रही है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, आपने ए बी सी तीनों को देखा और उसके हिसाब से अपना निर्णय ले लिया। तो जैसे नियम बनते हैं, एसओपी होती है, गाइडलाइन होती है, किसी को भी प्रोसीजरल ऑब्जेक्टिविटी दे सकते हैं। मतलब इसमें अधिकारी बनने की जो महत्वपूर्ण एक वो कमी देखी गई कि हम अधिकारियों में इंटीग्रिटी की कमी होती है, इसलिए इथिक्स को लाया गया। क्योंकि जो पहले इथिक्स के बिना, सब्जेक्ट के बिना जिस तरह के अधिकारी सामने आ रहे थे, तो उनमें ये देखा गया कि ज्यादातर सिर्फ रूल बेस जो लिखा गया है उसके अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, रूल के बिल्कुल भी इधर उधर कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप देखा जाए तो ये संभव है, सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी आपके अंदर हो और इंटीग्रिटी ना हो तो भी आप निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आपके सामने गाइडलाइन होती है। परंतु वास्तविक जीवन में नहीं, क्योंकि बिना इंटीग्रिटी के जब आप निर्णय लेंगे तो क्या होगा कि डेटा मैनिपुलेट हो सकता है। डेटा मैनिपुलेट इसलिए क्योंकि आपने देखा कि ए बी सी तीन डेटा है, आपके अंदर इंटीग्रिटी ईमानदारी नहीं है, तो आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं करप्ट आचरण के कारण। फेवरिज्म छुपाकर जस्टिफाइड किया जा सकता है, गलत व्यक्ति को मेरिट दिखाया जा सकता है, ये सब चीजें प्रशासन में हो सकती है अगर इंटीग्रिटी ना हो। इसलिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिविटी इज इक्वल टू इंटीग्रिटी पर आधारित होती है। इसीलिए नियम आधारित निर्णय लंबे समय तक नहीं चलते जब तक कि इंटीग्रिटी ना हो। अब अगली बात है कि वस्तुनिष्ठता और सत्यनिष्ठता का संबंध क्या है आपस में। तो देखिए ऑब्जेक्टिविटी क्या है, एक बाहरी प्रक्रिया है जो कि बाहर से जो फैक्ट है उन पर डिपेंड करती है। जैसे ए बी सी तीन चीजें बाहर हैं, उनको आपने देखा और ऐसे कैसे ग्रहण किया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। इंटीग्रिटी का एक इनर कंपास है, मन वचन कर्म में समानता। तो प्रोसेस प्लस मॉरल कंपास दोनों मिलकर इथिकल गवर्नमेंट बनाते हैं। एक तो आपको सिखाता है चीजों को किस तरह से लेना है, दूसरा आपके अंदर का तरीका। इंटीग्रिटी निगरानी के बिना भी ऑब्जेक्टिविटी को बचाती है। मतलब बाहर से आप पे कोई देख नहीं रहा है, मैंने जैसे एग्जांपल बताया कि लाल बत्ती को आप तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे जब आप अकेले हैं। ऑब्जेक्टिविटी इंटीग्रिटी को वास्तविक जीवन में लागू करने का तरीका है कि फैक्ट बेस्ड जो नियम बने हैं वो नियम एज इट इज लागू हो जाए, तो वो बिना इंटीग्रिटी के संभव नहीं है। अगली बात, प्रशासनिक उदाहरण इसके देखिए। भर्ती में मेरिट
सिस्टम जो रखा गया है वो ऑब्जेक्टिविटी का उदाहरण है, परंतु इंटीग्रिटी ना हो, और जैसा कि आपको समय समय पर देखने का मिलता है विभिन्न भर्ती एग्जामों में, तो रिश्वत लेकर फेवर लेकर रोकना, अगर ये ना हो तो क्या हो जाएगा, इस पूरे परिणाम में गड़बड़ी आ जाएगी। परंतु कोई ऐसा अधिकारी बैठा है, ऐसा कर्मचारी बैठा है जिसमें इंटीग्रिटी है, तो निर्णय हमेशा सही रहेगा, भर्ती का जो मेरिट आएगी एकदम सही आएगी। दूसरा है, कोई अधिकारी है, वो टेंडर देख रहा है, तो टेंडर का लोएस्ट बिड लेना, जिसने सबसे कम बोली लगाई है उसको लेना। तो ये तो एक नियम कहलाता है कि भाई सड़क निर्माण के लिए 4 टेंडर आए, एक की बोली सबसे कम की, तो उसको ले लिया जाए, तो ये ऑब्जेक्टिविटी है। पर कार्टेल को तोड़ना, ये इंटीग्रिटी है। हो सकता है कि जिसकी सबसे कम बोली आई हो उसकी पूर्व में भी सबसे कम बोली रही हो, परंतु उसकी जो सड़क की गुणवत्ता रही हो, वो सड़क की गुणवत्ता खराब रही हो। अब उसे कैसे तोड़ा जाएगा, इंटीग्रिटी से। वहां पे निविदा में ही इस तरह की शर्त डाल दी जाएगी कि आपकी 5 साल 10 साल तक इसके लिए जिम्मेदार रहोगे, तो ये इंटीग्रिटी की वजह से ही संभव होगा। कानून लागू करना ऑब्जेक्टिविटी है, पर कमजोर पर अत्याचार ना करना इंटीग्रिटी है। पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। डेटा आधारित नीति बनाना ऑब्जेक्टिविटी है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक पेंशन का केस है कि किसी गरीब ऐसा है, वृद्धा को पेंशन की जरूरत है, परंतु उसके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसको पेंशन नहीं दे सकते, तो ये ऑब्जेक्टिव निर्णय कहलाएगा। परंतु इंटीग्रिटी के आधार पे क्या होगा कि उस व्यक्ति को जरूरत है, उसको हम छूट दे सकते हैं, फिलहाल डॉक्यूमेंट से एक सिस्टम को बाईपास किया जा सकता है। इस तरह की अगर नीति बनाई जा सकती है तो ये इंटीग्रिटी प्लस ह्यूमैनिटी के अंदर आ जाएगा। तो निष्कर्ष क्या है कि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसके बाद इसका समकालीन संदर्भ देखा जाए। देखिए, हम इसके जितने डायमेंशन देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं कि क्वेश्चन का कंटेंट तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं, इतना हमने कंटेंट यहाँ पे दे रखा है, परंतु इसी कंटेंट में से आने वाले एग्जाम में इसी टॉपिक से कई तरह के प्रश्न घूमकर फिर से बन सकते हैं। तो उनको कैसे लिखा जाएगा, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है एथिक्स में। तो इसका देखिए समकालीन संदर्भ देखते हैं कि एआई बेस्ड डिसीजन सिस्टम भी डेटा बेसनेस को हटाते हैं। आजकल जैसे जैसे एआई मॉडल आते जा रहे हैं, उनके आधार पर जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होगी तो वो भी यहाँ पे पक्षपात को हटाएगी। पर एथिक्स वैल्यू एम्बेडिंग ना हो तो रिजल्ट अनफेयर हो सकते हैं। ये बात हम अभी तक डिस्कस कर ही रहे थे। इसलिए ऑब्जेक्टिविटी प्लस इंटीग्रिटी प्लस ट्रांसपेरेंसी, यही गुड गवर्नेंस ट्रिनिटी बनाती है। तो क्वेश्चन आपका अगली बार ये भी हो सकता है 2 नंबर 5 नंबर में कि गुड गवर्नेंस ट्रिनिटी क्या है। ठीक है, तो तीनों का एक रूप होना। शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए, ऑब्जेक्टिविटी एक फाउंडेशन वैल्यू है सिविल सर्विसेज की, इंटीग्रिटी कोर एट्रीब्यूट है इन सिविल सर्विसेज कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि इंटीग्रिटी इज द बेड रॉक ऑफ इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यहां देखिए, ऑब्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात जो है वो बाद में आई है, उससे पहले जो उसकी नींव है वो है इंटीग्रिटी। सेकेंड एआरसी का ये स्टेटमेंट है। तो राजनीतिक निष्पक्षता भी तभी संभव है जब अधिकारी सत्यनिष्ठता रखता हो। इस तरह का क्वेश्चन अभी 10 नंबर में भी पूछा गया था कि क्या प्रशासनिक निर्णय पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री होते हैं, नहीं होते। देखिए, उसका आंसर यहाँ भी देखने को मिलेगा आपको इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी में। इसलिए इंटीग्रिटी एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्टर है ऑब्जेक्टिविटी का। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, आपस में इंटरलिंक्ड है, इनका ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये बात हुई हमारे पहले 5 नंबर के क्वेश्चन की कि क्या प्रशासकीय वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षा अथवा सामाजिक अंतर्वेशन, फॉर्मल एजुकेशन और सोशल इनकल्केशन, तो विच ऑफ द अबव टू इज मोर इंपॉर्टेंट इन क्रिएशन ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। औपचारिक शिक्षा और सामाजिक अंतर्निवेशन, इन दोनों में से ज्यादा उत्तम प्रशासन के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से देख सकते हैं कि हम हमारे समाज में भी देखते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कई लोग इस तरह से होते हैं जो केवल किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज अच्छी होती है, परंतु जब जैसे ही उन्हें आप समाज के अंदर एक वर्ग में ले जाते हैं, समूह में ले जाते हैं, और वहां पे कोई डिसीजन लेना हो, वहां पे कोई समस्या आ जाए, तो वो उस समस्या को समझ नहीं पाते।
ठीक है, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो केवल किताबी नॉलेज है। और कई लोग आप इस तरह से देखिएगा आपके समाज में ही मिल जाएंगे जिन्हें वास्तव में किताबी नॉलेज नहीं है, परंतु जब भी वो समाज में जाएंगे वहां की समस्याओं को वो बहुत ही बेहतर तरीके से बिना विवाद के सुलझा देंगे। तो क्वेश्चन पूछने का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी में सिर्फ हम फॉर्मल एजुकेशन को ही प्राथमिकता दें या उसके अंदर सोशल, ये सामाजिक अंतर्निवेशन वाले गुण भी होने चाहिए, मतलब ये समझ भी होनी चाहिए। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक उत्तम प्रशासनिक अधिकारी के चरित्र का निर्माण करता है। यहाँ पे देखिए फॉर्मल एजुकेशन, अब जो पढ़ना लिखना तो जरूरी है ही, फिलहाल जो एग्जाम है उसके लिए फॉर्मल एजुकेशन तो जरूरी है ही। मीनिंग स्ट्रक्चरल लर्निंग, स्कूल कॉलेज बेस्ड नॉलेज आपकी। इससे क्या होगा आपके अंदर, मतलब अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए इस तरह के सवाल तो ध्यान रखिएगा, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, इंटरव्यू में आपसे डिस्कस किए जा सकते हैं सिचुएशनल मोड में। तो जो औपचारिक शिक्षा है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये आपको तकनीकी दक्षता देती है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, किसी भी चीज को समझने का जो तकनीकी ज्ञान है। रूल प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, नियमों की आपको समझ होती है, जब आप नियम पढ़ेंगे तो उसकी आपको समझ होती है। एनालिटिकल एबिलिटी, तार्किक क्षमता का आप में विकास होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, संवैधानिक मूल्यों का जो आधार है वो आप उसे समझ सकते हो कि किस बेस पे हमारे संवैधानिक मूल्य बने हुए हैं। परंतु इसकी कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है कि सिर्फ ये बुकिश अंडरस्टैंडिंग है, केवल सिद्धांतिक ज्ञान है। लिमिटेड एम्पैथी, आपने किताब में तो पढ़ा कि वंचित वर्गों की सहायता करनी चाहिए, वंचित वर्गों की ये समस्या है, परंतु पढ़ने से आपके अंदर वो एम्पैथी का भाव डेवलप नहीं होगा। आप नहीं समझ पाएंगे कभी भी धरातल स्तर पर कि वास्तव में एक गरीब आदमी की समस्या क्या होती है, जब तक आप किताबें पढ़ रहे हैं और आपने उसे देखा नहीं है, उसे महसूस नहीं किया है। सोशल डाइवर्सिटी का रियल एक्सपीरियंस कम होता है, ये हम में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ होता है, क्योंकि हमारा अनुभव किताब तक सीमित है। हमने किताब में ही पढ़ा है कि भारत एक महाद्वीप है, मतलब एक विविधता में एकता है यहाँ पे, जिसे क्यों कहते हैं मिनी कॉन्टिनेंट। तो ये सब चीजें आप जब भारत को घूमेंगे, अनुभव करेंगे, यहाँ की डाइवर्सिटी को देखेंगे, भाषा, कल्चर, संस्कृति सब अलग अलग हो जाता है कुछ किलोमीटर्स पे जाके, तब आपको अनुभव होगा वास्तव में कि विविधता का कहने की भावना क्या है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि फॉर्मल एजुकेशन के प्लस भी है माइनस भी है, परंतु इसे छोड़ नहीं सकते, ये जरूरी है, परंतु पूरी रूप से ये पर्याप्त नहीं है। इसके बाद हम बात करें सामाजिक अंतर्निवेशन की, तो यहाँ पे सामाजिक अंतर्निवेशन का मतलब होता है सोसाइटी के जमीनी अनुभव, विभिन्न वर्गों समुदायों के साथ जुड़ाव। इससे क्या मिलता है, जिसके अंदर ये समझ होती है, जिसके अंदर किताबी ज्ञान ना हो आप मान लीजिए और केवल समाज का अनुभव का ज्ञान हो, तो उसके अंदर एम्पैथी होगी, वो दूसरों की पीड़ा को समझ पाएगा क्योंकि वो उनके साथ रह चुका है। ग्राउंडेड डिसीजन मेकिंग, जमीनी सच्चाई जब आप जानेंगे तो फिर आप निर्णय भी ले पाएंगे कि किस तरह से वास्तव में वंचित वर्ग को पहले क्या चाहिए। आज तक कई जो राजनीतिक पार्टियां उभर के सामने आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं कि वो वंचित वर्ग की समस्या के बीच में कई साल काम करती हैं, फिर वो जानती हैं कि इनका समाधान कैसे होगा। एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बनती है, विविधता की समझ होती है, जो कमियां फॉर्मल एजुकेशन की थी वो यहाँ पूरी हो जाती है। और पब्लिक ट्रस्ट, जब आप जमीन से जुड़े लोगों के साथ रहकर उनकी समस्या सुलझाते हैं तब एक जन विश्वास बनता है। आप देखिए ये सारे पॉइंट वैसे तो एक राजनीतिक से जुड़े हुए व्यक्ति के अंदर आपको नेचुरली मिलेंगे, हालांकि वो कार्य किस तरह से करेंगे ये नहीं पता, परंतु ये सारे पॉइंट आपको राजनीति से जुड़े हुए लोगों में मिलेंगे। फॉर्मल एजुकेशन वाले जो पॉइंट है वो आपको प्रशासनिक अधिकारियों में मिलेंगे। तो इन दोनों के बीच में हमेशा यहीं पे गैप रहता है। तो प्रशासनिक अधिकारी के अंदर जब इस तरह के गुण भी आ जाते हैं तो वो एक उत्तम प्रशासनिक अधिकारी हो जाता है, और किसी राजनीतिक जनप्रतिनिधि के अंदर फॉर्मल एजुकेशन वाले गुण आ जाते हैं तो आप कहोगे कि वास्तव में ये जो एमपी या एमएलए साहब हैं ये काफी इंटेलिजेंट हैं, ये समस्या को समझते भी हैं और समाधान भी अच्छा करते हैं। तो इसकी भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि इसमें टेक्निकल नॉलेज का ज्ञान नहीं होता। स्ट्रक्चरल बेस्ड डिसीजन में कठिनाई हो जाती है, परंतु कंक्लूजन है कि प्रशासन की आत्मा यहीं से बनती है, जो हमारा मूल उद्देश्य है वो यहीं से सफल होता है। अब इन दोनों को मिला के अगर हम व्यू देखें तो फॉर्मल एजुकेशन तो प्रशासन का माइंड है। अब ये भी क्वेश्चन आपके बन सकता है अगली बार, किस तरह से समझाइए। औपचारिक शिक्षा
माइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। सोशल जो अंतर्निवेशन है वो हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, समझाइए। तो गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? इन दोनों का संयोग। तो केवल एजुकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर एफिशिएंट तो हो सकता है पर इनसेंसिटिव भी हो सकता है, असंवेदनशील। वो सिर्फ किताबों में ही समझ रहा है किसी की पीड़ा, वास्तव में वो नहीं समझ रहा कि उसे दैनिक जीवन में कितनी पीड़ा हो सकती है। मान लीजिए वही किसी वृद्धा को, असहाय को पेंशन चाहिए, तो हो सकता है कि एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड प्रशासनिक अधिकारी नियमों का हवाला देकर उसे मना कर दे कि आपकी शुरू नहीं हो सकती, परंतु एक सामाजिक अंतर्निवेशन के गुणों वाला प्रशासनिक अधिकारी उसकी तत्कालीन व्यवस्था करवाएगा, किसी न किसी भामाशाह से, किसी न किसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सहयोग लेकर। ठीक है, तो ये अंतर आ जाता है जब डिसीजन होता है। तो केवल सोशली रूटेड एडमिनिस्ट्रेटर सेंसिटिव हो सकता है बट इनकंसिस्टेंट हो सकता है। अब किसी को किताबी ज्ञान ना हो, नियमों का ज्ञान ना हो, तो वो वैसे तो सेंसिटिव होगा पर इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब है उसकी जो समस्या के सुलझाने की जो क्षमता है वो लगातार फ्लक्चुएट होती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी, क्योंकि उसे नियमों का ज्ञान नहीं है। और पूछा जाए कि इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है, तो यहां पे देखिए सोशल इंक्लूजन स्लाइटली मोर क्रूशियल, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्यों? क्योंकि जो भी निर्णय नीतियां बनाई जा रही हैं वो लोगों के लिए ही बनाई जा रही हैं, क्योंकि डिसीजन आखिर जनता पे लागू होते हैं। संवेदनशीलता से विश्वास बनता है, सहयोग आता है, ग्राउंड रियलिटी की समझ होती है, पॉलिसी फेलियर नहीं होता। देखिए इतनी करोड़ों रुपए का बजट लगा के कोई नीति निर्माण होता है और वो सिर्फ इस वजह से फेल हो जाए कि सोशल इंक्लूजन की भावना नहीं है, तो ये काफी गलत होगा उस बजट के साथ और उस बजट के अंदर जो नीति निर्माण की भावना है उसके साथ। लेकिन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? एजुकेटेड प्लस एम्पैथेटिक प्लस इंक्लूसिव। इसके बाद जो दोनों मॉडल पे बेस पे कार्य हुए हैं हमारे देश में उसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, हमेशा अब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब इनकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। जब भी आपके सिचुएशनल क्वेश्चन या एथिक्स बेस्ड क्वेश्चन या रियल लाइफ एग्जांपल जब आपसे पूछे जाएंगे, जब भी आप एग्जांपल देंगे कि इस तरह की नीतियां बनी है और किस तरह से सफल हुई है, तो वो काफी इंपैक्टफुल होता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में पोषण मिशन चलाया गया, उसकी सफलता की मूल कारण यह था क्योंकि उसमें जो जनजातियां थी उनका इंक्लूजन किया गया, उनका सहयोग लिया गया। केरला का जो हेल्थ मॉडल है वो इसलिए सफल रहा क्योंकि वहां पे एजुकेशन दी गई प्लस कम्युनिटी से कनेक्ट किया गया। मतलब सोशल और फॉर्मल एजुकेशन दोनों का रोल है यहाँ पे। कोविड आया तो वो जो माइग्रेंट क्राइसिस था, जो लोग जा रहे थे मजदूर एक अपने राज्य पे मूल राज्य में लौट रहे थे, तो वो फेलियर हो गया इंडिया में काफी इस तरह। आपने देखा होगा इस पे फिल्में भी बनी। वो फेलियर क्यों हो गया? क्योंकि जो अधिकारी थे उनको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं था कि उनके सामने क्या क्या समस्याएं हैं अपने मूल राज्य में वापस लौटने के लिए। बिहार पंचायत रिफॉर्म्स हुए तो सोशल इंक्लूजन से गवर्नेंस सुधार हुआ। पुलिस पब्लिक ट्रस्ट प्रोग्राम्स, इंक्लूजन आधारित पुलिसिंग। तो फाइनल एसेंस हमारा कहता है एजुकेशन से कैपेसिटी बनती है, इंक्लूजन से सेंसिटिविटी बनती है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, इन शब्दों को इस तरह से यूज भी किया जा सकता है। आप गुड एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स बोथ, पर सोशल इंक्लूजन का महत्व एक कदम ज्यादा है क्योंकि नागरिक के अनुभव को समझना ही न्यायपूर्ण प्रशासन की नींव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बार बार एथिक्स में ये कहीं ना कहीं घूम फिर कर मिलेगा और प्रशासनिक अधिकारी बने बाद भी ये आपकी सहायता करेगा फॉर्मल एजुकेशन बनाम सामाजिक अंतर्निवेशन। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्या आपके विचार में प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं? तो ये तो शायद हमने पिछली 10 नंबर के क्वेश्चंस में कर लिया था इस क्वेश्चन को। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 5 नंबर के, यहां तक हम कर चुके थे, ये 2 क्वेश्चन रह गए थे। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं हमारे छोटे क्वेश्चंस पे, जो कि हैं 2 नंबर के 20 शब्दों में लिखने वाले क्वेश्चन। पर इनकी खास बात यह है कि इनसे हम आने वाले बड़े क्वेश्चंस का अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर 5 नंबर 10 नंबर में मिले। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नैतिक नियतिवाद को स्पष्ट कीजिए, मोरल डिटर्मिनिज्म।
चलिए इसे समझते हैं। अब देखिए नैतिकवाद की बात करें तो नैतिकवाद क्या होता है, हमारे नैतिक निर्णय स्वतंत्र नहीं है बल्कि पहले से ही तय कारणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट करें। देखिए नियतिवाद का मतलब है कि सब कुछ पहले ही भाग्य में लिखा हुआ है, नियति है, आपके कर्म पूर्व प्री डिटरमाइंड है। अब मोरल नैतिक नियतिवाद का मतलब है यहाँ पे कि जो नैतिकता है उसने पहले से ही, जो आपके नैतिक निर्णय आ रहे हैं वो पहले से ही नियत हो रखे हैं। तो ये शब्द आया कहां से? ये शब्द आया डिटर्मिनिज्म से बना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड, जो भी घटनाएं हो रही हैं वो पहले से तय हैं, उनके पिछले कारण जो हैं वो हमारे वर्तमान को नियंत्रित करते हैं। मॉरल डिटर्मिनिज्म का अर्थ है कि नैतिक निर्णय भी स्वतंत्र इच्छा से नहीं होते बल्कि बाहरी और आंतरिक कारकों से तय होते हैं। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो पहले से ही तय है। आप नैतिक कार्य भी कर रहे हैं, किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो संस्कार, वो मूल्य पहले से ही फैमिली, समाज के द्वारा डाले जा चुके हैं, इसलिए आप उस गरीब की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन समस्याएं आती हैं, तीन टर्मिनोलॉजी आती हैं कि फ्री विल और प्री डिटरमाइंड और कॉज इफेक्ट चेन। ये तीन शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्री विल मतलब आपकी स्वतंत्र इच्छा, मतलब कुछ भी पहले से तय नहीं है, आप जो भी करेंगे वो इंस्टेंट होगा, उसका कोई भी मूल कारण नहीं है। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से तय होना, ये फ्री विल की एकदम अपोजिट अवस्था है। तीसरा कॉज इफेक्ट चेन। कॉज इफेक्ट चेन कहते हैं कि पहले अगर कोई घटना हुई है ए, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा ही होगा, वो हमें वर्तमान में पता नहीं है। तो कॉज इफेक्ट चेन का मतलब है कि कारण परिणाम की श्रृंखला ये इसी तरह से लगातार चलती है कि इस कारण की वजह से ए का कार्य हुआ, फिर ए की वजह से अगला कार्य होगा। तो नैतिक नियमवाद, अब ये इतिहास में यह क्यों आया, या ये क्वेश्चन अराइज ही क्यों हुआ नीति शास्त्र में? तो देखिए समाजशास्त्रीय कारण है कि समाज प्लस परिवार व्यक्ति को शेप करता है, उसका चरित्र निर्माण करता है। जैसे ही मान लीजिए आप प्रशासनिक अधिकारी की ट्रेनिंग में जाते हैं या आप तैयारी करने भी आते हैं किसी कोचिंग में, तो आप देखिए कि जब आप आते हैं तो आपके साथ में जो भी आपका बैच होता है, उस बैच के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अलग अलग पारिवारिक बैकग्राउंड, अलग अलग सामाजिक बैकग्राउंड, अलग अलग धार्मिक बैकग्राउंड से आए हुए हैं। वो किसी भी एक समस्या का समाधान एक तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो परवरिश हुई है, जो आज तक की उनका जो नेचर चरित्र निर्माण हुआ है समाज के द्वारा, वो सबका अलग अलग हुआ है, सबके अंदर अलग अलग कोर वैल्यू है। उन सबको हटाकर एक कॉमन कोर वैल्यू बनाने के लिए ही इथिक्स को पढ़ाया जा रहा है कि सबके निर्णय एक जैसे हो, सबका माइंड सेट एक जैसा हो जाए। मनोवैज्ञानिक कारण है अवचेतन मन पास्ट मेमोरीज से चलता है, फ्राइड ने ये कहा था। दार्शनिक कारण है, स्पिनोजा ने कहा था कि मनुष्य बाहरी कारणों के अनुसार ही कार्य करता है। भारतीय संदर्भ में कर्म सिद्धांत है कि पास्ट कर्मा जो है वो प्रेजेंट बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। और बुद्ध ने कहा था कि सब कुछ कारण परिणामवाद से बनता है। तो मतलब ये सवाल पूछा क्यों जा रहा है, क्योंकि इतने सारे इसके दार्शनिक आधार हैं। समाज में, धर्म में कहीं ना कहीं ये बात आपको हर जगह देखने को मिलेगी कि आप वर्तमान में जो कर रहे हो आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। इसके बाद देखिए इसका मूल निष्कर्ष के बाद बात करें तो व्यक्ति का जो नैतिक चॉइसेस होती है, हिज इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होते। मतलब आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये आपके व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब आप इस तरह से समझिए कि मैंने आपको बताया कि आपके बैच में टांगे साथ में आप तैयारी कर रहे हैं, किसी ऑफिस के परिसर में आप काम कर रहे हैं आपके कोलीग्स के साथ, तो सबके अंदर समस्या समाधान का दृष्टिकोण, समस्या को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कारण क्या है यहाँ पे अलग अलग होने का? वो कह रहे हैं कि उनका पालन पोषण किस परिवार में हुआ है, उन पे किस तरह का सामाजिक दबाव था, उनके जेनेटिक्स, उनके अतीत के घाव, पास्ट ट्रॉमा, और उनकी कल्चरल कंडीशनिंग, संस्कृति की कंडीशनिंग, इन सब का योगफल होता है कि वो किसी समस्या को किस तरह से देखेगा और उसे सॉल्व करेगा।
और इसके रियल लाइफ एग्जांपल आप देखिए, आपको मिल जाएंगे अपने आसपास कि यदि कोई बच्चा हिंसा वाले माहौल में बड़ा हुआ है तो उसके जो नैतिक निर्णय है वो उसी माहौल के अनुसार होंगे। अगर किसी बच्चे ने अपने परिवार में पारिवारिक हिंसा को झेला है तो बड़े होने पर हो सकता है कि ये जो टेंडेंसी है उसके अंदर आगे भी चले, क्योंकि उसने समस्या और उसका समाधान को इसी तरह से समझा है अपने माहौल में। जैसे अगली बात कि पॉवर्टी पुशेस क्राइम, गरीबी अपराध की ओर धकेलती है। अब कोई एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि हम सभी को नैतिक आचरण करना चाहिए, नैतिक कार्य करने चाहिए, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति है समाज में जो एकदम पिछड़ गया है, जिसकी इतनी वंचना बढ़ गई है कि उसके पास अब पेट भरने के लिए भी कोई साधन नहीं बचा, तो अगर आप उसे कहेंगे कि नहीं तुम्हें अभी भी अपने सत्य मार्ग पर अड़े रहना है, खाना तुम्हें मिल ही जाएगा, तो वो व्यक्ति को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहले जो उसे भूख लग रही है उस भूख का इलाज करने के लिए वो हो सकता है उस समय वो गलत काम भी कर ले। तो गरीबी अपराध की ओर धकेलती है, तो यहाँ पे नैतिक निर्णय जो होंगे वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। किसी के घर में अल्कोहलिक पेरेंट्स हो, मैंने भी बताया घरेलू हिंसा हो, तो जिसका ट्रोमा बैठता है बच्चे के अंदर वो मोरल डिसीजन को प्रभावित करता है। जेनेटिक इंपल्सिवनेस, एंगर इश्यूज, पास्ट बुलिंग, स्कूल कॉलेज में बुलिंग ज्यादा हुई हो तो डिफेंसिव और एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है। तो मतलब ये सभी चीजें हमारे वर्तमान निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल देखें इसका, तो क्राइम हमेशा व्यक्तिगत गलती नहीं होती, कभी कभी परिस्थितियों का परिणाम भी होता है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे गांधी जी मानते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उसका मूल कंसेप्ट यही था कि उसकी सिचुएशन इस तरह की हो गई थी कि उसने वो कर्म कर दिया, हालांकि उसे सुधारा जा सकता है उसकी परिस्थितियों को बदल के। यही हमारा मनोविज्ञान भी कहता है आधुनिक। दूसरा, इट मेक्स ऑफिसर्स मोर एम्पैथेटिक। तीसरा, रिफॉर्म बेस्ड जस्टिस जो है उसे हमेशा ऊपर रखना चाहिए, पनिशमेंट बेस्ड जस्टिस है सुधारात्मक कार्रवाइयां हमेशा मौका दिया जाना चाहिए किसी एक व्यक्ति को अगर उससे पहली बार क्राइम हुआ। तो इसका पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो सकता है? सुधार गृहों में, काउंसलिंग से, कम्युनिटी सपोर्ट से और बिहेवियर थेरेपी से। तो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा इसके अंदर रह जाता है इस प्रश्न का कि फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, दोनों के बीच में फर्क क्या हुआ? क्योंकि अभी हमसे तो सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है मोरल डिटर्मिनिज्म, तो बाद में इनसे कंपेयर करके भी पूछा जा सकता है। तो फ्री विल का मतलब है व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई उस पर प्रेशर नहीं है, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से हाई हो जाती है। डिटर्मिनिज्म कहता है कि निर्णय प्री डिटरमाइंड है, रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड विद सोसाइटी। तो मिक्स्ड भी कहता है कि बैलेंस इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्र है परंतु 100% नहीं है और समाज का प्रभाव भी 100% नहीं है। इन दोनों की बीच की स्थिति है। अगर आपको वर्तमान में कोई भी निर्णय लेना हो और आप इस तरह के व्यक्ति हो कि आप मानते हो कि सिर्फ मेरे निर्णय जो है वो मतलब उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार ही रहूंगा, तो ऐसा नहीं है, उसका प्रभाव समाज पे पड़ेगा। तो समाज पे प्रभाव पड़ने के कारण आप हमेशा पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते, उसकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत हाई हो जाती है क्योंकि इसका इम्पैक्ट समाज पे आने वाला है। और अगर आप समाज पे प्रभाव को रखकर ही काम करेंगे तो आपके अंदर का जो क्वालिटी है, जो आपके फ्री विल की बात है, वो कहीं ना कहीं पे असंतुलित हो जाएगी। तो दोनों का बैलेंस रखना ही सबसे प्रमुख यहाँ पे प्रासंगिकता है। तो इसकी आलोचना के रूप में अगर हम देखें कि इफ एवरीथिंग इज प्रीडिटरमाइंड, अगर पहले से ही सब कुछ तय है तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसअपियर्स। अगर इस तरह से आ जाए नीतिवाद पर चर्चा करने के लिए तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर पहले से ही सब कुछ तय है तो हम नैतिकता और अनैतिकता के बीच की जो सीमा है वो कहीं ना कहीं धुंधली हो जाएगी। हम किसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे अगर पहले से ही सब कुछ तय है? जैसे क्रिमिनल में मिसयूज दिस थ्योरी, अगर अपराधी को, जो आदतन अपराधी है, उसे पता चलता है कि इस तरह का कोई सिद्धांत समाज में है और लोग उसे मान रहे हैं, तो वो इसको बार बार मिसयूज करेगा, वो अपराध करेगा और कहेगा कि ये मैंने नहीं किया, ये तो मेरे पूर्व से ही निर्धारित था कि इस तरह का काम होगा। ओवर एम्फेसिस ऑन सोसाइटी रिड्यूस पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कंडीशनल
डिटर्मिनिज्म, कि कुछ डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, हमारे पहले से ही निर्णयों पर प्रभावित होते हैं, और कुछ फुली इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद आप देखिए इसकी आधुनिक प्रासंगिकता। आधुनिक प्रासंगिकता है कि वर्तमान में जैसे जैसे एआई मॉडल्स का प्रयोग बढ़ रहा है, तो एआई इथिक्स की बात आ रही है। एआई इथिक्स में कह रहे हैं कि मशीन्स हैव नो फ्री विल, फुली डिटरमाइंड। अब मशीन के द्वारा काम होगा तभी नैतिकता का समाधान, ये नैतिकता का सवाल, ये सब बातें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनमें पहले से ही प्रोग्रामिंग की हुई है कि वो क्या कार्य करेगी। न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस में ब्रेन वायरिंग डिसाइड्स इंपल्सिवनेस। जो निर्णय आप तुरंत कर देते हैं बिना दिमाग लगाए, उन्हें इंपल्सिव निर्णय कहा जाता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि ये सब डिसीजन हो जाते हैं आपकी ब्रेन वायरिंग की वजह से, आपके न्यूरॉन्स के जुड़ाव की वजह से इस तरह के डिसीजन हो जाते हैं। और न्यूरॉन का जुड़ाव बदला नहीं जा सकता, वो उसी तरह से रहता है जो जन्म से होता है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, स्कूल काउंसलिंग, ट्रॉमा रिकवरी प्रोग्राम, ये सब इसी पे डिपेंड है। तो फाइनल एसेंस हमारे सामने निकल कर आता है कि नैतिक निर्णय पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। व्यक्ति की चॉइस परिस्थितियां प्लस संस्कृति प्लस अनुभव से आ सकती हैं। प्रशासन में यह दृष्टिकोण करुणा, सुधार और न्याय का संतुलन लाता है। यह सिद्धांत सिखाता है कि व्यक्ति को दोष मत दो, पहले उसकी परिस्थितियां जानो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। सद्गुण को माध्य के रूप में स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन वर्च्यू एज ए मीन। तो यहाँ पे ये कोई इतना टिपिकल सवाल नहीं है, सिंपल सी कंसेप्ट को पूछा गया है, फिर भी इसको हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आ सकते हैं और उनका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, सद्गुण दो अति सीमाओं के बीच का संतुलन। मूल अर्थ जानते हैं, वर्च्यू का मतलब होता है नैतिक गुण, मोरल एक्सीलेंस। आपके अंदर, आप समाज के अंदर देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है कि जो हर समय ईमानदारी से ही अपना जीवन जीता है, तो वो उसका एक नैतिक सद्गुण है, उसकी मोरल एक्सीलेंस। मीन का मतलब है मध्य स्थिति या संतुलन, और सद्गुण का अर्थ है ना अधिक ना कम बल्कि उपयुक्त संतुलन। तो सद्गुण और वर्च्यू में भी अंतर है। दार्शनिक आधार देखिए कि प्रत्येक गुण दो चरम सीमाओं के बीच होता है। या तो वो बहुत एक्सट्रीम पे होता है, मान लीजिए कोई तुलना करनी है हमें किसी भी गुण की, तो उसे 0 से 100 तक हम नंबर दे सकते हैं, और उसकी जो डिफिशियंसी होगी मान लीजिए 0, वो उसका अभाव कहलाएगा। तो वर्च्यू जो है सही समय, सही मात्रा, सही उद्देश्य के अनुसार कार्य करना, ये एक मोरल मैच्योरिटी है, नैतिक और परिस्थिति अनुसार संतुलित प्रक्रिया है। अब इसे एग्जांपल के माध्यम से समझिए कि हमने एक गुण उठाया साहस। अब साहस की जब कमी है 0 से 100 के स्केल पे, अगर किसी में साहस केवल 0 से 10% है तो वो कायरता कहलाता है। अगर उसकी एक्सेस है तो वो लापरवाही आ जाती है। आप देखोगे कि एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि साहस और बहादुरी ये जो है ये एक तरफ है, और दूसरी तरफ आ जाती है मूर्खता या लापरवाही। इनके बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है, साहस और मूर्खता के बीच में। आप देखिए कि कई लोग जोखिम लेते हैं, और ऐसा जोखिम लेते हैं कि आप समझेंगे कि ये मानवीय सीमाओं से परे है। तो वो जोखिम भरा निर्णय के लिए जो साहस है वो आपका एक्सट्रीम होना चाहिए। मतलब आपके अंदर साहस तो होना ही चाहिए, परंतु अपने माइंड पे कंट्रोल भी होना चाहिए। उसके जो परिणाम है, उनके क्या क्या आउटकम होंगे, उन सब पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। तो ये जो सद्गुण है ये कहता है कि ये बैलेंस्ड करेज है, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। जैसे अगला उदारता को ले, किसी के अंदर कम है उदारता तो वो कंजूस बन जाएगा, और किसी के अंदर बहुत ज्यादा है तो वो फजूल खर्ची करने लगेगा। विनम्रता को ले, कम है तो वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाएगा, और एक्सेस है तो वो स्वयं को अत्यधिक नीचे दिखाने लग जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि कई लोग होते हैं समाज में जो इतने ज्यादा विनम्र हो जाते हैं कि उनका जो
लाभ है वो कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, वो इतने ज्यादा विनम्र हो जाते हैं और वो किसी भी काम को करने के बाद बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लगते, बल्कि उनके अंदर हमेशा एक आत्मस्वाभिमान की आप कमी ही देखेंगे। तो कमी और अधिकता ये सही नहीं है, सद्गुण यहाँ पे बीच की स्थिति है। अब इसकी प्रशासनिक महत्व क्या है? प्रशासनिक महत्व है कि हम सीखें संतुलित निर्णय निर्माण। हम अगर ज्यादा हार्श हो जाएंगे, स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो जो प्रशासन है वो बड़ा कठोर हो जाएगा आम जनता के लिए। अगर हम एकदम ही विनम्र हो जाएंगे तो जो प्रशासन है वो वीक लगेगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए कि किसी गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन हो रहा है, एसडीएम वहां पे आया है। अब एसडीएम वहां पे आया तो ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताना शुरू करी। अब देखिए सभी ग्रामीण एक जैसे नहीं होते, बीच में एक आधे व्यक्ति इस तरह से होते हैं कि जो अपनी समस्या को लेकर हंगामा मचाने लगते हैं, अपशब्द का प्रयोग करने लगते हैं। तो वहां पर बैलेंस्ड प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी। वहां पर एसडीएम अगर उन सब बातों को सुनता रहे, उनके अपशब्द को सुनता रहे, तो वो एक कमजोर प्रशासन कहलाएगा। और वहां पर यदि वो अपशब्दों को सुनते ही उसको एफआईआर करा के पुलिस थाने में भिजवा दे, तो वो एक कठोर प्रशासन कहलाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस प्रक्रिया को अपनाना होगा कि एसडीएम ने दोनों की बीच की स्थिति को अपनाया और उसको उस रात्रि चौपाल से समझा बुझाकर ग्रामीणों को कहा कि इसे फिलहाल बाहर ले जाइए, समस्या का समाधान हम प्रक्रिया के अनुसार कर देंगे। इस तरह की ये रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे जब भी आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। इंटरव्यू में भी इस तरह से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। इसका सामाजिक संदर्भ क्या है? तो देखिए सामाजिक संदर्भ है कि परिवार में जिस तरह की पेरेंटिंग होती है तो उसमें ना अधिक अनुशासन हो ना अधिक स्वतंत्रता हो, वो बच्चे सबसे सही होते हैं। अगर आप अनुशासन ज्यादा रखेंगे तो बच्चे हमेशा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, और आप बहुत अधिक फ्रीडम दे देंगे तो उनके अंदर जो उत्तरदायित्व की भावना है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर आप ऐसे कहोगे कि बच्चे हाथ से जो निकल जाने वाली बात है वो अधिक स्वतंत्रता से आती है। दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। समाज भी संतुलन पे चलता है। न्याय और करुणा के चरम विचारधाराएं अगर एक्सट्रीम की बात करें तो वो हमेशा संघर्ष लाती हैं। संतुलन ही सामाजिक स्थिरता को लाता है। इसका आधुनिक संदर्भ देखें तो लीडरशिप में जो संयम है वो मुख्य वैल्यू होती है। वर्क प्लेस में बैलेंस्ड फीडबैक, ना अधिक आलोचना ना अधिक प्रशंसा। सोशल मीडिया में एक्सट्रीम ओपिनियन से हमें बचना चाहिए। पब्लिक लाइफ में मॉडरेशन, मैच्योरिटी होनी चाहिए। दार्शनिक तुलना, ऐसी बात कही गई है पहले से ही बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म ने कहा मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ये सद्गुण के लगभग समान विचार है। गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते, संतुलन ही योग है। कन्फ्यूशियस ने कहा है हार्मनी मॉरल वर्च्यू है। तो यहाँ पे इनकी आप तुलना कर सकते हैं। इस तरह की बातें पहले भी कही गई हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष हमारे सामने निकलता है कि जो वर्च्यू है वो नाइदर टू मच और नॉट टू लिटिल, बल्कि परिस्थितियों का संतुलित, विचारपूर्ण और नैतिक उत्तर, यही उच्च चरित्र और परिपक्वता की पहचान है। चलिए तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दुख निरोध मार्ग। तो ये भी एक सिंपल सा कंसेप्ट पूछा गया है दुख निरोध मार्ग के रूप में, परंतु इसे हम देखते हैं कि कहां कहां आगे अप्लाई हो सकता है और आगे एग्जाम में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो दुख निरोध मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, वह मार्ग जो मनुष्य को दुख से मुक्त करता है। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये बौद्ध दर्शन का मूल प्रश्न है कि जीवन में दुख है ही क्यों। ये सब कहानी सबको पता है कि जब बुद्ध निकले थे पहली बार अपने नगर की सैर पर, तब उन्होंने बीमार मृत आदमी को देखा और तब उन्होंने जीवन में पहली बार दुख को महसूस किया। तब उनके मन में ये बात है कि जीवन में दुख है ही क्यों। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने इसका समाधान दिया कि इसका वैज्ञानिक रूट कोज खोजा, वो है तृष्णा, क्रेविंग्स। क्रेविंग्स होती है देखिए इच्छा से बहुत ज्यादा। इच्छा तो एक बार आप मान लीजिए कि आपको खाने की इच्छा हुई, आपने वो खा लिया और आपकी तृप्ति हो गई, पर क्रेविंग्स इससे ज्यादा होगी। आपको जैसे ही खाली पेट होगा आप फिर से उसे खाने की इच्छा करेंगे, फिर से खाली पेट होगा फिर वही चीज खाने की इच्छा होगी।
तो वो होगी क्रेविंग्स। तो समाधान क्या है? एक ऐसा व्यवहारिक मार्ग जो हर मनुष्य चला सके, और यही मार्ग दुख निरोध मार्ग या एट फोल्ड पाथ है। तो इसका कंसेप्ट मीनिंग आ गया हमारे पास कि दुख, असंतोष, पीड़ा, मानसिक तनाव, ये सभी दुख हैं। इनकी समाप्ति, निरोध मार्ग या मग्गा, ये प्रैक्टिकल पाथ है, दुख समाप्त करने का वैज्ञानिक व्यवहारिक उपाय। इसका 4 आर्य सत्यों से लिंक है। ये पहला है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है, जो कि अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग को भी यहाँ पे 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा का मतलब है विजडम, सही ज्ञान। सही ज्ञान से आप काफी सारी समस्याओं से बच सकते हो। और सही ज्ञान कैसे आएगा? जब आपकी दृष्टि सम्यक होगी, आपका जो इंटेंशन है वो भी सम्यक होगा। जब ये दोनों चीजें, मतलब ये दोनों आपके माइंड से रिलेटेड है, वैसे तो हर चीज माइंड से रिलेटेड है, फिर भी किसी भी समस्या को, किसी भी स्थिति को आप देखते हो, उस पे अगर राइट व्यू और राइट इंटेंशन होगा तो आपका जो बुरा कर्म है वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे समाधान की ओर आप बढ़ने की कोशिश करेंगे। शील का मतलब होता है कि आप जो आचरण करते हैं व्यवहारिक जीवन में, तो ये एक नैतिक जीवन का प्रतीक है। इसमें आप राइट स्पीच करें, राइट एक्शन करें, राइट लिवलीहुड, मतलब ऐसे ही साधनों से रोजगार चलाएं जो नैतिक हो, तो कोई समस्या नहीं आती है दुख की। और इसके बाद बात करें समाधि, तो इसके अंदर आपको मिलेगा राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। तो ये अष्टांगिक मार्ग है। इन पर चल के बुद्ध कहते हैं कि आप परमानेंटली दुख से फ्री हो सकते हो। एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहां पर दुख नहीं रहता है। हालांकि ये एक आध्यात्मिक पहलू है, फिर भी इसे नीति शास्त्र में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि नीति शास्त्र में पढ़ाने का मुख्य कारण है और पूछने का मुख्य कारण है क्योंकि ये हमारे समस्या को देखने के दृष्टिकोण और उसके प्रति किए गए आचरण दोनों को प्रभावित करता है। तो इसे मिडिल पाथ क्यों कहा गया है? क्योंकि ना तो इसमें अति भोगवाद है और ना अति तपस्या है। ये बैलेंस है जीवन में सस्टेनेबल डिसिप्लिन का। फिर इसके बाद बात करें आगे कि सिंबलिज्म तो हो गया। कंटेम्पररी रिलेवेंस, आधुनिक उपयोग क्या है? देखिए, अब ये जो इम्पोर्टेंट बात है, ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आजकल आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक मूवमेंट चल रहे हैं, माइंडफुलनेस, मिनिमलिज्म। तो ये मूवमेंट क्या है? माइंडफुलनेस कहते हैं कि जिंदगी में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने दैनिक आचरण में कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में कर रहे हैं, तो ये जो आचरण है ये हमेशा अवेयर होके करना चाहिए परिणामों के प्रति। ये चीज कहलाती है माइंडफुलनेस। ये यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग से मेल खाती है, क्योंकि यहाँ पे जो सम्यक स्मृति है वो माइंडफुलनेस का ही रूप है। दूसरा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मतलब ये साइकेट्रिस्ट अपनाता है कि जिस व्यक्ति में ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं उन्हें दूर करने के लिए, तो ये भी इसी का एक रूप है। तीसरा, विपश्यना मेडिटेशन, आप सुनते ही रहते हैं विपश्यना ध्यान। विपश्यना ध्यान का मतलब होता है विशेष रूप से देखना, अपनी सांसों पे ध्यान लगाना, अपने शरीर पर ध्यान लगाना। तो इससे भी क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी बैलेंस अवस्था आ जाती है। मिनिमलिस्टिक लिविंग, ये मैंने आपको बताया था, ये भी पूछा जा सकता है आने वाले सालों में, कि इस तरह से जीना कि आप कम से कम संसाधनों का प्रयोग कर रहे हो, संयमित उपयोग कर रहे हो, ये भी सम्यक आजीविका से ही प्रेरित है। अब इसका जो इंपॉर्टेंस है एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कि अगर आप अष्टांगिक मार्ग में राइट व्यू का पालन करेंगे तो आप क्या करेंगे? फैक्ट बेस्ड डिसीजन करेंगे, नियम आधारित डिसीजन करेंगे। जैसे भी हमने पहले पढ़ा था ऑब्जेक्टिविटी को, ऑब्जेक्टिविटी का गुण आ जाएगा आपके अंदर। अगर राइट इंटेंशन होगी तो पब्लिक इंटरेस्ट का आपका मोटिव पूरा हो जाएगा। अगर राइट स्पीच होगी तो इथिकल कम्युनिकेशन होगी, जब भी आपके संवाद होंगे वो नैतिक होंगे। राइट एक्शन होगा तो सिटीजन फ्रेंडली कंडक्ट, नागरिक
के प्रति मित्रता वाला आचरण आप करेंगे, राइट एफर्ट, कंटिन्यूअस मोरल डिसिप्लिन और राइट माइंडफुलनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस इन फील्ड। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, या अगली बार इस तरह से इन दोनों का, ये अष्टांगिक मार्ग का प्रशासनिक जीवन में क्या प्रयोग है, किस तरह से आप इसकी जो मूल भावना है उसको प्रयोग में ला सकते हैं अपने आचरण में। तो ये सब बातें हैं, इसका लिंक गीता से भी देख लीजिए। गीता कहती है योग है कर्मसु कुशलम, राइट एक्शन करना ही कर्मों में कुशलता है। तो वो भी अष्टांगिक मार्ग का ही एक रूप है। जैनिज्म में आप देखिए संयम और अहिंसा पे जोर है, जो कि अष्टांगिक मार्ग का ही एक रूप है। तो चलिए इस क्वेश्चन की भी हमने बात कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेरा स्थान और तत्संबंधी कर्तव्य। तो इसका आंसर किस तरह से लिखना है और इसका कंटेंट किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे भी नैतिकता का जो निर्धारण है वो कोई नियमों के आधार पे नहीं हो रहा है, वो हो रहा है कि आप वर्तमान में जिस स्थान पर हैं उस स्थान से ही नैतिकता का निर्धारित हो जाता है कि आपको किस तरह के कर्तव्य करने चाहिए। चलिए इसको समझते हैं। ड्यूटी अकॉर्डिंग टू वंस सोशल रोल। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हर बार जब भी कोई निर्णय लेने लगेंगे और आप उसको देखेंगे कि ये निर्णय नैतिक है या नहीं, तो ये चीज का समाधान दो बातों से हो सकता है कि आपने नैतिकता के रूप में क्या सीखा है, आपके अंदर समाज परिवार ने क्या क्या चीजें, क्या क्या वैल्यू आपके अंदर डाली है और आपने क्या ग्रहण किया है। दूसरी बात कि आप वैसा आचरण हर जगह नहीं कर सकते। आप नैतिक तो हैं, आपके अंदर मान लीजिए कि दया का गुण बचपन से फैमिली ने, समाज ने डाला है और बहुत ज्यादा आप दयालु हैं, परंतु मान लीजिए कि आप आर्मी में चले गए, आर्मी में आप फौजी हैं और सामने युद्ध हो जाता है या सामने टेररिस्ट आ जाता है, तब आप वहां पे इस दया के सद्गुण का, इस दया की जो नैतिक मूल्य का, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब आपका स्थान जो है वो बदल गया है। अब स्थान है आप, क्योंकि एक आप आर्मी मैन है, आप फौजी हैं, और आपका कर्तव्य आपको यहाँ पे उस पर दया करने की बजाय आपको उसको एलिमिनेट करने के लिए प्रेरित करता है। तो वही नैतिकता है। अब यहाँ पे आप इस तरह से नैतिकता का मूल्यांकन नहीं करेंगे कि मेरे अंदर तो दया थी, अब मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने इसके जीवन को हर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि जो आपका स्थान होगा समाज में और उससे जो कर्तव्य निकलेगा वही नैतिकता होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसको समझिए। इसका मूल अर्थ है, मूल अर्थ मेरा स्थान मतलब आपकी सामाजिक भूमिका, आपका सोशल रोल क्या है समाज में। ड्यूटीज जो सोशल रोल है उससे कुछ जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं, और एथिक्स भूमिका अनुसार कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना। इसका दार्शनिक आधार क्या है, किसने कही ये बात, कहां से ये बात आई? तो ब्रिटिश फिलोसोफर थे एफ.एच. ब्रैडले ने ये सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि टू नो व्हाट इज राइट इज टू नो वंस स्टेशन एंड इट्स ड्यूटी। अगर आपको जिंदगी में ये जानना है कि सही क्या है, किसी व्यक्ति के लिए आपको ये निर्णय लेना है कि ये व्यक्ति सही है या नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका सोशल रोल क्या था और उससे जुड़ी हुई ड्यूटी को इसने क्या फुलफिल किया है। आप किसी भी व्यक्ति के पीछे जो उसकी इमेज बना लेते हैं उसके डिसीजन को लेकर, तो उस डिसीजन को लेकर आप पहले ये समझिए कि उसका उस समय रोल क्या था। उसने विभिन्न परिस्थितियों और अपने सोशल रोल के हिसाब से जो कर्तव्य किए वो क्या होने चाहिए थे, उस सोशल रोल के अनुसार वो मैच करते हैं, तो अभी तो वो नैतिक है, अन्यथा नहीं। ये कहता है नैतिकता कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है, ये भूमिका आधारित है। हर व्यक्ति अपनी भूमिका के अनुसार ही नैतिक है समाज में। अब जैसे इसको और हम डिटेल से समझे, तो यहां देखिए माता पिता बच्चे की देखभाल करते हैं, उसको मूल्य शिक्षा देते हैं, ठीक है, बच्चे की
शिक्षक उसको निष्पक्ष ज्ञान देता है जिससे छात्र का विकास होता है। नागरिक के रूप में कानून का पालन करना, सामाजिक सहभागिता को अमल में लाना। प्रशासक के रूप में जनहित, निष्पक्षता, संविधान निष्ठा का पालन करना। सैनिक के रूप में राष्ट्र की सुरक्षा करना। तो जो सोशल रोल है वही आपके जाके उनके अनुसार ही ड्यूटीज पूरी करना ही इस कथन का तात्पर्य है। प्रशासनिक दृष्टि से इसकी क्या उपयोगिता है? प्रशासनिक दृष्टि से देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, संविधान के प्रति निष्ठा रखना जब आप ऐसे किसी पद पे बैठे हैं। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रखना, प्रशासनिक अधिकार के रूप में किसी भी पार्टी के प्रभाव में नहीं आना। उत्तरदायित्व रखना अपने किए गए कार्यों का। तथ्य आधारित निर्णय लेना जो नियम से बने हुए हैं। और पब्लिक सर्विस मोटिवेशन। अब देखिए ऑब्जेक्टिविटी फिर से हमें यहाँ देखने को मिलती है, फिर आप इसमें इंटीग्रिटी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हम आगे समझेंगे जब से मैं आपको एथिक्स पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा किस तरह से ये सब इंटरलिंक्ड है। एथिक्स एक्चुअल में शॉर्ट सब्जेक्ट है, परंतु जो समझने का और अप्लाई करने का तरीका है वो आपको समझ आ जाना चाहिए। चलिए सामाजिक दृष्टि से देखते हैं इसको। समाज भूमिकाओं पर चलता है। किसान, शिक्षक, अफसर, व्यापारी, हर भूमिका की अपनी अपेक्षा है। सामूहिक जिम्मेदारी से समाज स्थिर रहता है। अपना काम ईमानदारी से करो, गांव की लोक नैतिकता स्वरूप है। प्रैक्टिकल आपके व्यवहारिक आयाम क्या है कि जब आपके पास ये क्लियर हो जाता है कि आपको क्या करना है तो स्पष्ट निर्णय होते हैं, फास्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, अगर दुविधा की सिचुएशन आ जाती है तब आपके अंदर क्लियरिटी आ जाती है। स्ट्रेस में होते हो तब आपके अंदर संतुलन आ जाता है। किसी का पक्षपात नहीं करते। ड्यूटी बेस्ड एथिक्स प्रेडिक्टेबल होती है। फेयर गवर्नेंस इससे आती है। आधुनिक संदर्भ क्या है इसका? आधुनिक संदर्भ है इसका कि रोल बेस्ड एथिक्स जो होती है वो आपको डॉक्टर, पुलिस, टीचर, सिविल सर्वेंट इन सब में आपको देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट इसी आधार पे लिखे जाते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा, सरकार के प्रति नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजिटल सिटीजन। तो ये सब चीजें इसका उदाहरण है। निष्कर्ष लास्ट में यह निकलता है कि नैतिकता व्यक्ति की सामाजिक भूमिका से उत्पन्न होती है। सही आचरण अपने सोशल रोल की जिम्मेदारियों से ईमानदारी का पालन करना है। और यही तीनों में संतुलन आती है, परिवार, समाज और प्रशासन। चलिए इसके बाद हम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, वो जो कि पूछा गया है सम्यक चरित्र। सिंपल सा कंसेप्ट है परंतु हमें देखना है कंटेंट बेस। सम्यक चरित्र, तो मूल तत्व क्या है इसके सम्यक चरित्र के? कि ये सही आचरण की बात करता है जिसके 5 घटक हैं। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, संयम और इंद्रिय नियंत्रण। कहां से आया है ये त्रिरत्न सिद्धांत है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का, जिसमें हम बात करते हैं कि इच्छाओं का जो कंट्रोल है, डिजायर डिसिप्लिन है, उससे ही आत्मा की शुद्धि होती है। इसमें एक कोटेशन भी है कि जो स्वयं को जीत ले वही संसार को जीत लेता है। व्यवहारिक रूप इसका देखें तो ये अहिंसा का प्रशासनिक रूप है। शांतिपूर्वक कंट्रोल कार्रवाई में मदद करता है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ये सहायक है। इसकी जो मूल भावना है वो ये है कि नो ग्रिड, नो करप्शन, नॉन पोजीशन का व्यवहारिक रूप है। इमोशनल कंट्रोल हो जाता है सिचुएशन पे। और राइट कंडक्ट, सही आचरण का आधारभूत फ्रेमवर्क है। इससे समाज में सोशल स्टेबिलिटी आती है, सामाजिक सौहार्द आता है। लोक ज्ञान बहुत जोड़ोगे तो मन भारी होगा। जैसे हम जोड़ते जाएं चीजों को, असहमित रूप से इकट्ठे करते जाएंगे तो हमें उनके सुरक्षा की फिर चिंता होने लग जाएगी, जिससे हमेशा मन में अवसाद, तनाव रहेगा। कम संसाधनों में शांति सम्यक चरित्र का ग्राउंड रियलिटी रूप है। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो ये जैन धर्म में महावीर का पथ है। इनके 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। गांधी की अहिंसा से भी आप जुड़ा हुआ है। आधुनिक उपयोगिता इसका देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिनिमलिज्म जो मूवमेंट चल रहा है कि कम संसाधनों में सुख, वहां से इसकी तुलना कर सकते हैं। सतत जीवन, संसाधनों का वर्तमान में कम उपयोग करोगे तो वो वर्तमान
के संसाधन अगली पीढ़ी के काम आएंगे, तो यहाँ ये सस्टेनेबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है। माइंडफुलनेस, सचेतन रूप से जीवन को जीना चाहिए, हर सिचुएशन में अवेयर रहना चाहिए कि इसके आउटकम क्या होंगे। इसके अलावा इथिकल लाइफस्टाइल, नैतिक उपभोग आचरण करना चाहिए। इसका प्रशासनिक महत्व क्या है? तो इसका प्रशासनिक महत्व है कि इससे सिटीजन फ्रेंडली पॉलिसिंग होती है, मतलब ऐसी नीतियों का निर्माण होता है जो नागरिक फ्रेंडली हो। दूसरा, प्रोबिटी आती है प्रशासन में, ईमानदारी, प्लस रूल ऑफ लॉ आता है, करप्शन फ्री गवर्नेंस, प्रेशर हैंडलिंग की क्षमता। तो ये सभी चीजें इसके थ्रू आती हैं। तो निष्कर्ष निकलता है इससे फाइनली कि सही को जानना, सही के कारण को समझना, सही आचरण करना, यही व्यक्ति, समाज और शासन तीनों को श्रेष्ठ बनाता है। तो चलिए, ये था पूरा इथिक्स का आरएस मेंस का क्वेश्चन पेपर, जिसके हमने कंटेंट को देखा, उसके अंदर हमने टर्मिनोलॉजी को देखा, उसके विभिन्न आधार देखे हर क्वेश्चन के। अब ये इसलिए आपके काम आएंगे क्योंकि इनका ही प्रयोग करके इथिक्स के अंदर आगे के क्वेश्चन बन सकते हैं। जो क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है उसका ही कंसेप्ट आपसे 10 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे इथिक्स एज ए सब्जेक्ट, 0 to हीरो वाली स्ट्रेटेजी लेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, हर कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे और हर कंसेप्ट पे मैं आपको संभावित प्रश्न बताता जाऊंगा। अगर आप चाहें तो उसकी प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं कि कंसेप्ट को किस तरह से जोड़ जोड़ के हमें लिखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपके मेंस में जब भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उन क्वेश्चंस को देख के आपको जो आंसर फ्रेमिंग होती है वो दिमाग में ऑटोमेटिकली फास्ट बन जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से इथिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टैटिक है, जिसके कुछ कंसेप्ट हैं और जिन्हें आप समझ लें तो यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। बाकी तो हर सब्जेक्ट डायनेमिक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इथिक्स को शुरू करेंगे हम कुछ ही दिनों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।